गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं जय कुमार फिर से अपनी सब बताएं कहाँ ले गए हूँ। आज हमारे साथ रेखा चौधरी है, जिन्होंने महिला आरजीएस में 2025 में 18वां स्थान हासिल करके अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनसे जानने की उनकी पूरी सफलता कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, उनका संघर्ष क्या है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। तो मैम, सबसे पहले आपका जो परिचय है वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम रेखा चौधरी है और मेरे पिता का नाम लल्लू राम जी चोपड़ा है और मैं चोमू जयपुर की निवासी हूँ। मैंने अभी राजस्थान न्यायिक सेवा में 44 पदों के लिए आयोजित हुई थी और मैंने उसमें 18वीं रैंक प्राप्त की है। थैंक यू मैम। मैम, इससे पहले जैसे महिला आरजीएस से पहले भी आप कोई जॉब में थे या उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं पहले से एक जॉब में हूँ। मैं जूनियर लीगल ऑफिसर हूँ भी 2024 से। तो उसकी तैयारी के बारे में बताइए, उसमें कैसे ऑफिस वगैरह जाते थे, उसकी तैयारी कैसे की थी आपने पहले। मैंने उसके लिए कोई अलग से तैयारी नहीं की। मैंने शुरू से मैं आरजेएस को ही लेके चली थी और आरजेएस की में थोड़े ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं और जेएलओ में थोड़े कम सब्जेक्ट होते हैं, तो उस तैयारी में मेरा वो वाला एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। तो मैम, जो आरजीएस में आपका सिलेक्शन हुआ तो उसकी तैयारी कैसे की, कैसे आपने इसको क्रैक किया। मैंने जैसे मेरी तैयारी है वो अलग अलग रूटीन में थी। जैसे मैं पहले 2 साल पहले तो मैं जॉब में नहीं थी, तो उस टाइम तो मैं पूरे दिन तैयारी करती थी। इसके बाद में जब मैं जॉब में आई तो ऑफिस आवर्स के अलावा जो टाइम बचता था 9:30 से 6 की जॉब के अलावा, तो तब मैंने टाइम निकाला और ऑफिस में भी मैं टाइम निकालती थी और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। पहले मैं जयपुर रह के तैयारी कर रही थी 2017-18 से, और 2022 से मैंने चोमू में रह के तैयारी की है। मैम, काफ़ी वगैरह बोलते हैं कि घंटे मैटर करते हैं पढ़ाई में, तो आपके हिसाब से जब आपने पढ़ाई की तो घंटे मैटर करते हैं या कम घंटों में भी अपन सफलता हासिल कर सकते हैं। घंटे तो मुझे लगता नहीं है क्योंकि मैटर करते हैं, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हो, चाहे से आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और आपको जो चीज़ 10 घंटे में आप कवर कर रहे हो, तो कई लोग होते हैं कि उसको 5 घंटे में ही कवर कर लेते हैं। तो मैं टाइम टेबल के हिसाब से तो नहीं पढ़ती थी कि मेरे को 10 घंटे पढ़ने हैं, रोज़ाना के 15 घंटे पढ़ने हैं। मैं अपना टारगेट फिक्स रखती थी कि मेरे को ये वाला पोर्शन आज कंप्लीट करना है, इतने सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो मैं उस हिसाब से पढ़ती थी। बाकी सबका अलग अलग शेड्यूल हो सकता है। बिल्कुल, अच्छी बात है कि आपका टाइम टेबल फिक्स था, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप उसकी तैयारी करते थे। हाँ। तो मैम, उस दिन की स्टोरी बताइए जब आपका सिलेक्शन हुआ, जब आपको पता चला कि मेरी 18वीं रैंक आई है, तो आप कितने खुश थे और परिवार में जो माहौल है वो कैसा था आपके। उस दिन 2 सवा 2 ढाई के करीब 19 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था और उस टाइम मैं ऑफिस में थी क्योंकि मेरा ऑफिस था उस दिन। और ऑफिस के दौरान ही मुझे बाहर खड़ी थी मैं और ग्रुप में नोटिफिकेशन आया और मैंने देखा। तो सबसे पहले मैंने ऑफिस में बताया। एक होता तो वही, जब अपना पीडीएफ अपन खोल रहे होते हैं, प्री मेंस कर क्लियर करके अपन उस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो वो हाथ तो कांपते ही हैं उस पीडीएफ को खोलने में। लेकिन जैसे ही मैंने देखा और कट ऑफ देखी मैंने और उसके बाद में मैंने रिज़ल्ट देखा, तो सबसे पहले मैंने ऑफिस में बताया और उसके बाद में मैंने घर पे भी फ़ोन किया हाथों हाथ। और जब मैं आई तो ऑफिस में भी अच्छा सेलिब्रेशन हुआ और घर पे तो काफ़ी दिन तक था ही वो सेलिब्रेशन। तो वो एक अलग ही माहौल होता है, उसकी खुशी बयां करना संभव ही नहीं है। कहते हैं मैम कि महिलाओं के लिए, जो लेडीज़ वगैरह हैं, उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम करना कठिन होता है, तो ये वाला एग्ज़ाम खासकर ये भी पास करना टफ होता है। तो आपने इसको कैसे गलत साबित कर दिया है कि कर सकते हैं इसमें, मतलब लेडीज़ है, महिला है, वो भी कर सकती है, तो ये सब कैसे हुआ। पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है कि महिलाओं के लिए कोई भी काम चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि महिलाएं कुछ भी कर सकती है। और ये एग्ज़ाम ही क्या, महिलाओं को अगर अवसर दिया जाए तो वो कोई सा भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकती है। जैसे हमारा जो अभी वाला एग्ज़ाम हुआ है तो 44 में से 28 लड़कियां हैं वो जुडिशियल ऑफिसर बनी है। उससे पहले 222 जब पोस्ट थी तो उसमें भी 170 प्लस वुमेन है वो सक्सेसफुल हुई थी। तो महिलाएं कुछ भी कर सकती है, ये तो कहना गलत है कि महिलाओं को, मतलब महिलाएं सक्षम नहीं है, वो पूरी तरह से सक्षम है। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है, यदि वो बिल्कुल। ठान ले तो वो कोई सा भी जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकती है। बहुत अच्छी बात है। मैम, कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है इसने काफ़ी आजकल के जो युवाओं को घेर लिया है, तो सोशल मीडिया को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो सही या गलत जो रूप है वो बताइए एक बार हमें। सोशल मीडिया पे तो जैसे मैं भी थी, फेसबुक वगैरह मैं भी चलाती थी हम्म। और लेकिन उसका मैं लिमिटेड यूज़ करती थी कि एक पढ़ाई से जो काफ़ी पढ़ लिया और अब थोड़ा ब्रेक चाहिए 2-4 घंटे का, तब मैं उसको यूज़ करती थी। और बाकी यूट्यूब वगैरह में भी देखती थी, सब देखते हैं, इतना सा तो थोड़ा होना चाहिए अपन पढ़ने के बाद में। और लेकिन उसको सही यूज़ में इस्तेमाल करें कि जैसे पढ़ने के लिए फ्री है तो अपन पढ़ने के लिए भी देख लिया, एंटरटेनमेंट भी होता है, पढ़ने के लिए भी देख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं 5-5 7-7 घंटे सिर्फ यूट्यूब के ही लगी रहती थी और मेरी पढ़ाई में स्किप कर देती थी। मैं उसको यूज़ करती थी लेकिन
एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी करती थी और स्टडी के पर्पज़ से भी करती थी। अगर उसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो वो काफ़ी अच्छा साथी हो सकता है उसे। बहुत अच्छी बात है। मैम जैसे काफ़ी और भी ने ये एग्ज़ाम दिया होगा तो उनका भी कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो रह जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि वो कैसे इस एग्ज़ाम को दोबारा से क्रैक कर सकते हैं, या फिर अपना जो धैर्य है वो उनका न टूटे, अपने पैशंस को कैसे वो काबू में रखें? जैसे कोई भी कैंडिडेट जब तैयारी करता है तो मेहनत तो देखो सभी करते हैं ना, और ऐसा तो कहना गलत है कि अगर कोई तैयारी कर रहा है तो वो मेहनत नहीं करता। कई बार कई चीज़ें मायने रखती है, लक फैक्टर भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती है। और बाकी अगर किसी का धैर्य टूटता है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर गिव अप करना था तो हम पहले ही कर चुके होते, या फिर एग्ज़ाम की तैयारी ही ना करते। ये चीज़ें मुझे भी लगती थी कि कहाँ फंस गए, कितना टाइम हो गया, क्योंकि प्री क्लियर करना, मेंस क्लियर करना और फिर इंटरव्यू तक जाना, और जैसे पिछली बार मेरा नहीं हुआ था तो डिमोटिवेट तो सब होते हैं, लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो वैसे भी हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सोचती थी मैं भी कि एक बार कोशिश करते हैं, क्या पता हो ही जाए। और अगर अपन ये सोच के तैयारी करेंगे कि लोगों का हो रहा है, और मैं भी मोटिवेशनल स्टोरीज़ वगैरह देख लेती थी कि लोगों का हो रहा है सबका, तो उन चीज़ों को अपन देखते हैं तो अच्छा लगता है ना, और मेहनत करने वालों का आखिर में हो ही जाता है। वैसे आप आरजेएस में आपका सिलेक्शन हो चुका है, हम्म। तो अब यहाँ तक ही ख़त्म है, या फिर आगे भी आपको और भी आगे जो आगे का आपका जो टारगेट लक्ष्य है, आपको आगे कहाँ जाना है, मतलब ये आपका जो कार्य है कहाँ तक रहेगा? सबसे पहले तो मेरा तो यही था कि मेरे को आरजेएस बनना है, क्योंकि जेएलओ में होने के बाद में भी मुझे यही था कि आरजेएस बनना है। बाकी तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं एडीजे ज़रूर देना चाहूँगी। देखो क्या करता है ईश्वर। अच्छी बात है कि एडीजे का भी इनका जो सपना है पूरा हो जल्दी। है मैम जैसे फैमिली कहते हैं कि परिवार आपका स्तंभ है, परिवार आपके साथ यदि खड़ा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फैमिली आपके सपोर्टेबल कैसे रही? फैमिली का तो योगदान होता ही है ना, और फैमिली तो हर बार यही कहती थी कि कोई बात नहीं है, हो जाएगा। उन्होंने तो हम सब बहनों को पूरी आज़ादी दी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम इस चीज़ की तैयारी मत करो या इस चीज़ की तैयारी करो। उन्होंने हम पे कभी भी प्रेशर नहीं डाला। उनका ये कहना था कि तुम फ्री रहो, तुमको पढ़ना है तो तुम पढ़ो, तुमको तैयारी करनी है तुम तैयारी करो, तुमको प्राइवेट करना है तुम प्राइवेट करो। उनका कोई ऐसा हम पे प्रेशर नहीं था। और वो तो जब मेरा जब नहीं होता था तो वो तो मोटिवेट करते ही थे कि कोई बात नहीं है, अगली बार हो जाएगा, कोई बात नहीं है, अगली बार हो जाएगा। तो फैमिली का तो सपोर्ट होता ही है, उसके बिना तो सारी चीज़ें संभव होती ही नहीं है, क्योंकि अंततः रहना भी यही है, और ऐसा माहौल फैमिली ही देती है कि हम आगे बढ़ पाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि परिवार यदि साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फैमिली आपको आगे बढ़ाती है। एंड मैम जैसे काफ़ी सारे जो युवा वगैरह हैं वो क्या है कि आजकल नीट और आईआईटी वगैरह में उसमें थोड़े ज़्यादा जा रहे हैं, तो इस वाले जो न्याय वाले फील्ड में, जज वाले फील्ड में, इसमें कैसे आ सकते हैं युवा और उसमें भी आगे अपना जो करियर है वो कैसे बना सकते हैं? जैसे 12th के बाद में एक क्लेट का एग्ज़ाम होता है, और हम्म। उसके थ्रू एनएलयू जा सकते हैं, और 5 ईयर का बीए प्लस एलएलबी वगैरह आप कर सकते हो। और बाकी फिर अगर 12th के बाद में आप राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, काफ़ी कॉलेज है जो 5 ईयर कोर्स करवाती है, उसके बाद में आप जुडिशरी फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अगर आपने जैसे पहले से बीए वगैरह कर रखा है, बीएससी कर रखा है, उसके बाद में भी आप 3 ईयर का एलएलबी कर सकते हो। मैंने भी पहले बीकॉम कर रखा था, उसके बाद में मैंने एलएलबी किया था। तो इस तरीके से जा आप लॉ सकते हैं फील्ड उसमें। में जा सकते हो, बिल्कुल। तो मैम जैसे काफ़ी सारे जो युवा हैं वो अलग अलग फील्ड में जाते हैं, कोई ये लेता है कोई ये लेता है, लेकिन वो अपना जो टारगेट है, जो फिक्स है, जो अपना जो आप कह सकते हो कि जो एक जो लक्ष्य होता है उसको हासिल नहीं मानते, वो मतलब एक लक्ष्य को वो ले नहीं पाते कि हमारा जो लक्ष्य है उस पर कैसे, तो अपने लक्ष्य को कैसे ढूंढे, अपने टारगेट को कैसे कोई ढूंढ सकता है? टारगेट तो जैसे मेरा भी पहले कोई, जब मैं बीकॉम कर रही थी तो मेरा भी कोई टारगेट नहीं था कि मुझे करना क्या है। वो तो मैंने एलएलबी किया तो मुझे अपना एक टारगेट मिला। वो एक गाइडेंस का भी फ़र्क पड़ जाता है कि आपको कहाँ जाना है। जैसे कई बच्चों का पहले से फिक्स होता है, 10th में ऐसे फिक्स कर लेते हैं वो। आजकल तो 5th क्लास में ही फिक्स कर लेते हैं कि हमको आईएएस बनना है, उनको माहौल ही ऐसा दिया जाता है। तो वो तो एक जो टारगेट होता है वो सबका अलग अलग हो सकता है। मेरा भी कोई टारगेट नहीं था 2015 तक, उसके बाद में ही मेरा भी टारगेट आया। तो टारगेट तो अपना एक इंडिविजुअल चॉइस है, जिसको कोई भी चूज़ कर सकता है। बहुत अच्छी बात है कि टारगेट आजकल बच्चों को पता होता है, पहले वो ढूंढ लेते हैं कि किसी को ज़्यादा नहीं करना पड़ता, तो किसी भी एक टारगेट यदि उस आप लक्ष्य पे लगातार करते रहें तो आप जरूर मंजिल पे पहुंचते हैं। तो मैं जैसे अगला सवाल ये है मेरा कि जैसे अब जेएलओ का भी आपने इंटरव्यू दिया और आरजेएस का भी आपने इंटरव्यू दिया, तो दोनों में इंटरव्यू में काफ़ी फ़र्क था, या इंटरव्यू आपने अलग से तैयारी की थी इसके लिए कोई स्पेशल? इंटरव्यू की मैंने क्लासेस ली थी ऑनलाइन, केडी चारण सर है जयपुर में, तो मैं उनसे जुड़ी हुई थी। और जो
जेएलओ का जो एग्ज़ाम होता है वो हमारा आरपीएससी लेता है, और हाई कोर्ट ये जो आरजेएस का जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट लेता है एग्ज़ाम। और लेकिन डिफरेंस तो होता ही है, क्योंकि उधर हाई कोर्ट जजेस अपने को जज करते हैं, उधर आरपीएससी के मेंबर हैं वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं। तो डिफरेंस तो खैर होता ही है इन चीज़ों में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्फिडेंस आपका चेक करते हैं, और लॉ वगैरह वो चेक करते ही है, क्वेश्चंस वगैरह वो पूछते ही हैं। बाकी ऐसा तो कोई अलग था नहीं, लेकिन बस वो हाई कोर्ट जजेस वाला जो इंटरव्यू था उसमें थोड़ा डर रहता है कि अपने सामने हाई कोर्ट जजेस होंगे। बाकी तो फिर भी तैयारी भी करनी पड़ती है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद जैसे किसी भी फील्ड का इंटरव्यू उसके लिए तैयारी भी करना बहुत ज़रूरी है। तैयारी से क्या अपने उस चीज़ को आँक सकते हैं, जान सकते हैं। मैम अगला सवाल ये है कि जैसे कहते हैं कि मेहनत है, लक है, तो गॉड में भी आप बिलीव करते हो? भगवान में आपकी आस्था किस प्रकार है आपकी? भगवान में आस्था तो खैर सबकी होती है, तो मेरी भी आस्था है, और मेरे घर वाले हैं वो हम कबीरपंथ से जुड़े हुए हैं, मैं एक परमात्मा में विश्वास करते हैं। तो आस्था तो मेरी भी अटूट है ईश्वर में, और मेरा भाई एक दिव्यांग है, तो इस वजह से घर वाले और भी ज़्यादा धार्मिक है, क्योंकि किसी भी घर में ऐसा बच्चा होता है तो वो विशेष रूप से अपना लगाव ईश्वर से होता ही है। तो घर वाले धार्मिक है, और इन चीज़ों का फ़र्क भी पड़ता है, क्योंकि अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं तो अपन थोड़ा याद करते हैं ईश्वर को, तो अपने आप ही वो पॉजिटिविटी आती है अपन में। तो मेरा भी ऐसा विश्वास है। कहते हैं कि काफ़ी जो स्टूडेंट के पास कई बार नंबर नहीं आता, कहते हैं कि मेरा लक नहीं था और नहीं था, तो ये मेहनत और प्लस लक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ज़रूरी है? सर मैं लक को तो मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लक को नहीं मानती, क्योंकि कई स्टूडेंट होते हैं जिनका दो नंबर से नहीं होता, 4 नंबर से नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने उनसे ज़्यादा मेहनत की है या फिर उन्होंने मेरे से कम मेहनत की है। मेहनत तो सभी कैंडिडेट करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो डिसाइड करती है उस दिन का जो एग्ज़ाम है, वो आपका दिन कैसा है, और 3 घंटों में आप क्या कर रहे हो सकता है 3 घंटों में याद ही ना आए। तो चीज़ें डिसाइड तो करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50-50% लक हो, वो 20-25%, 10% आप जितना भी मानना चाहो वो मान सकते हो। और बाकी जैसे एग्ज़ाम में तो होता ही है, इंटरव्यू में तो मैं और भी ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको जवाब देने के लिए कुछ सेकंड्स ही मिलते हैं। अगर आपको उस एंड टाइम पे आपको क्वेश्चन याद नहीं आया, आंसर याद नहीं आया, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया जाता है। आप वो फिर जस्ट वो क्वेश्चन आंसर याद आ गया तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे वो याद आ गया। तो चीज़ें तो डिसाइड करती है, और बाकी लक तो होता ही है, मैं मानती हूँ, लक को तो मैं नकार नहीं सकती। मेहनत के साथ साथ लक भी आ सकता है, दोनों का बिल्कुल। 50-50 होता है कि 50% मेहनत है तो लक भी है, तो लक के बिना मतलब मेहनत जरूरी है, और मेहनत के अगर मेहनत है तो लक भी जरूरी, दोनों का नहीं, साथ फिफ्टी रहना जरूरी फिफ्टी परसेंट तो नहीं है, लेकिन है, लक का योगदान तो होता है। लास्ट में मेरा सवाल ये है कि जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, 10th में हो, 12th में, किसी भी जो रास्ता या इंडिया लेवल की कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी सफलता के लिए क्या आप डायरेक्ट कहना चाहोगे कि सफलता का जो मूल मंत्र है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो क्या है, वो बता दीजिए एक बार। है। सफलता का मूल मंत्र तो है मेहनत और लगन आपकी, कि उस लक्ष्य के प्रति आपकी लगन कितनी है, और अनुशासन की आप एक टाइम टेबल बना के, या फिर आपका जो भी टारगेट है वो बना के आप पढ़ाई करो। और बाकी तो ईश्वरीय कृपा की विशेष आवश्यकता होती है उसके लिए। और आप लोगों के तानों से घबराएं नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा यही मानती हूँ, विशेष रूप से लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियों को क्या है, अपने समाज में हमेशा नीचा दिखाया जाता है कि आगे जाके पढ़ लेना, या फिर 2 अटेम्प्ट हो गए तो हमको तो शादी करनी है। तो अपन को जब कोई टारगेट अपन फिक्स कर लेते हैं तो अपने को उसके लिए लड़ना पड़ता है, चाहे से वो समाज से हो, चाहे से घर वालों से हो। हमें ताने भी सुनने पड़ते हैं, क्योंकि शाबाशी से पहले वो शाबाशी से पहले तानों का दौर आता है, और हर कलाकार ये अपना फ़र्ज निभाता है। तो ऐसा तो सबके साथ होता है, मुझे भी लोगों को काफ़ी ताने सुनने को मिले, मैंने भी काफ़ी संघर्ष किया, उन लोगों की काफ़ी बातें सुनी, बहुत काफ़ी बातें सुनी, मैं बता नहीं सकती। लेकिन वो होता है ना कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वही ताने हैं वो शाबाशियों में बदल जाते हैं, वही लोग कहने लग जाते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा, हमको तो पता ही था, हम तो कहते ही थे सिलेक्शन होगा। तो लोगों के तानों से घबराना चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, और अपने सपनों के लिए गिव अप करना भी नहीं चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि कोई किसी को न्याल नहीं करता, अंततः अपना लक्ष्य है वो मिल जाता है, तो सारी चीज़ें बराबर हो जाती है कि आपको किसने क्या कहा। तो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग तो रहना ही चाहिए, तभी कुछ अचीव हो पाता है, वरना मेहनत के अलावा तो मेहनत का वैसे भी कोई विकल्प नहीं होता। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए लड़ो, और लोगों के तानों से मत घबराओ, क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे ही कहेंगे, उनको अपनी मेहनत से जवाब देना है, अपने रिजल्ट से जवाब देना है। बहुत अच्छी बात बताई मैम ने कि लास्ट में कि मेहनत
लगन, आत्मविश्वास, अनुशासन, इनके साथ साथ लोग आपको क्या कहें, कुछ भी कहें, लेकिन उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। बस अपने लक्ष्य के प्रति लगातार आपको एकत्रित रहना है और तभी आपको सफलता मिलेगी। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से मैं हमको एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू सो मच। ये वाला अपने चैनल में आपने वो समय दिया, इनका बहुत बहुत आभार। और इनका जो सपना है डीजे का वो जरूर पूरा हो और एक बार फिर मुझे मौका मिले फिर से मैम का इंटरव्यू लेने का।